तो आज इमरजेंसी के 50 साल हो गए, तो मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी और इंदिरा की एक बार दोबारा ज़रूरत है। तो जो दलित इंदिरा गांधी को नहीं मानता है, तो मैं मानता हूँ कि वो अम्बेडकर बात को कभी समझा ही नहीं। अम्बेडकर बाद से 3 चीज़ें निकाल दीजिए, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, एजुकेशन, सरकारी नौकरियों से आरक्षण, फिर देखिए क्या होता है। राज तो बचेगा, राजपाट रहेगा। सही मायने में मैं पहला गैर दलित अम्बेडकरवादी इंदिरा गांधी को मानता हूँ, और दलितों में सबसे पहला बड़ा अम्बेडकरवादी बाबू जगजीवन राम को मानता हूँ। उस समय शेड्यूल कास्ट का एक व्यक्ति 1973 में बुलेट चला रहा है, रिवॉल्वर लेके चल रहा है और 2 सिपाही पीछे बैठे हैं, तो मैंने कहा इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरी दुनिया हो जाए, मैं कैसे हो सकता हूँ। इंदिरा गांधी ने पेट्रोलियम, एलपीजी गैस, पब्लिक सेक्टर यूनिट सारे में, हाँ, और किरासन डिपोज में स्ट्रिक्ट आरक्षण लागू किया था। सरकारी नौकरी में पूरा कोटा हो न पाए या न हो, लेकिन पेट्रोल पंप, डीजल पंप, एलपीजी और किरोसिन ऑयल में इंदिरा जी ने आरक्षण दिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को। तो सब लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाए, मैं क्यों इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाऊं। पहली बार अंबेडकर के सपनों का इंडियन रिपब्लिक एक्शन में आया जब दलित से लोग डरने लगे कि दलित से कोई प्रॉब्लम न हो जाए, कोई झगड़ा न हो जाए। और उसी समय द्विज लोग या अपर कास्ट के लोग, उसमें बाकी लोग भी शामिल थे, कहने लगे दलित तो सरकारी दामाद है। आज 25 जून है। आरक्षण के जनक छत्रपति साहू जी महाराज की जयंती है। आप सबको बधाई। आज 25 जून को ही 1975 में भारत की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने, लेट श्रीमती इंदिरा गांधी ने आपातकाल की घोषणा की थी। क्या उनके जहन में ये बात रही होगी कि 25 जून को छत्रपति साहू जी महाराज का भी जन्मदिन है? बहरहाल, आपातकाल को लेकर कई आख्यान हैं। 51 वर्ष बीत चुके हैं। पिछले साल आरएसएस ने आपातकाल को लेकर काफ़ी हो हंगामा मचाया था। बीजेपी आरएसएस दोनों ने काला दिवस है, अनडेमोक्रेटिक था, तमाम तरह के नैरेटिव फैलाए गए। चंद्रभान जी ने, हमने, हमारे कोई और साथी ने कई वीडियोस आपने देखे होंगे अम्बेडकरनामा पर और चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल जो इनका यूट्यूब चैनल है उस पर, जिसमें शमसूल साहब से, पुनियानी जी से, जेपी सिंह साहब से हम लोगों ने लगातार बात की और जो बातचीत हुई उसको ट्रांसक्राइब भी कराने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरजेंसी पर एक किताब बने। कई आख्यान हैं आपातकाल के और हम लोग सुनते आ रहे हैं बचपन से, ये नैरेटिव बनाया गया और ख़ास तौर से संघ परिवार की ओर से कि वो लोकतंत्र की हत्यारनी थी और पूरा सारे पावर सीज कर लिए गए थे, अंधकार युग आ गया था, लोकतंत्र ख़त्म हो गया था। शायद मैंने तो वो देखा नहीं था क्या है, मैं बच्चा रहा हूँगा उस समय 5-7 साल का, लेकिन अभी जो देश में हालात हैं वो देख के लगता है कि ये अनकहा इमरजेंसी आपातकाल है, जहाँ के सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स को भी जेल में डाल दिया जाता है और किस तरह से वोट की चोरी और लूट हो रही है और किस तरह से संवैधानिक संस्थाएं बगैर घोषणा किए हुए इमरजेंसी की काम कर रही है। तमाम सब पहलू हम देख रहे हैं। 50 सालों से लगातार ये नैरेटिव चल रहा था, लेकिन सवाल यह है कि किसी भी पाठ के, इतिहास का छात्र होने के नाते मैं समझता हूँ कि किसी भी पाठ के, किसी भी घटनाक्रम के एक रीडिंग्स नहीं होते हैं, एक पाठ नहीं होते हैं, कई रीडिंग्स होते हैं। तो क्या इमरजेंसी को वैसे ही देखा जाए जैसे कि आरएसएस बैक्ड बीजेपी या उनके सहयोगी दिखाना चाहते हैं कि इमरजेंसी पे और खुलकर बात हो? ये भी दिलचस्प होगा। हमारे साथ चंद्रभान प्रसाद हैं और आप देख रहे हैं चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल और अम्बेडकरनामा की एक साझा पेशकश। जब 25 वर्ष पूरे हुए थे इमरजेंसी के, पूरा अखबार पटा हुआ था और ख़ास तौर से इंडियन एक्सप्रेस तो कैंपेन ही चला रहा था इंदिरा गांधी और
इमरजेंसी के खिलाफ, और ये बहुत कम लोग जानते हैं कि उसके मालिक जनसंघ से, विदिशा से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, वो आरएसएस के आदमी थे। तो उस समय सारे अखबार पटे हुए थे कि आपातकाल बहुत ही अंधकार युग था, घोर अंधकार युग, सारे डेमोक्रेटिक संस्थाओं को ध्वस्त कर दिया गया था, सारे संस्था, सारे राइट्स सीज कर लिए गए थे, इस तरह के पूरे अखबार में पटे हुए थे। चंद्रभान जी उस समय पायनियर में कॉलम लिखते थे और इनका एक लेख प्रकाशित हुआ था उस समय पायनियर में, और उसका हिंदी अनुवाद भी 2 पार्ट में छपा था। तो इस एपिसोड में हम बात करेंगे इमरजेंसी, इंदिरा और दलित। क्या जैसे आरएसएस दिखाना चाहता है और जैसे आजकल दलित लोग देख भी रहे हैं बहुत कुछ इमरजेंसी को लेकर, इंदिरा गांधी को लेकर। तो पूरा एपिसोड देखिएगा, बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स का हम खुलासा करेंगे इस एपिसोड में, जिससे कि आप समझ पाएँ कि इंदिरा गांधी होने का मतलब क्या है, इमरजेंसी का मतलब क्या था। बैकग्राउंड में थोड़ा सा और बता देता हूँ। इंदिरा गांधी पार्टी तोड़ी थी, एक पार्टी बनाई थी, और उस समय यंग थी, प्रधानमंत्री बनी थी। बैंक नेशनलाइजेशन, लैंड रिफॉर्म, प्रीवी पर्स का ख़त्म करना, पाकिस्तान का विभाजन और अमेरिका को आंख दिखाकर एटॉमिक परीक्षण पोखरण में वो करना, और तमाम तरह के जो पब्लिक सेक्टर यूनिट है उसकी नींव रखना। जॉर्ज फर्नांडिस ने एक लंबी हड़ताल की थी 20 दिन की। आज कोई रेल यूनियन एक दिन हड़ताल करके दिखा सकता है, आखिर वो 20 दिन की हड़ताल किसके इशारों पर? उस समय यूएसएसआर के सहयोग से बरौनी और तमाम कई देश में कई जगह इंडस्ट्री लग रहे थे, विकास के काम हो रहे थे। अगर रेल नहीं चलेगी तो रॉ मटेरियल कैसे पहुंचेगा? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर चंद्रभान जी से आज हम बातचीत करेंगे। स्वागत है सर। जय भीम। थैंक यू सर। आज लंबा बैकग्राउंड मैंने दे दिया। हाँ अच्छा किया आपने जी। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आज के ठीक 25 साल पहले इसी दिल्ली शहर में मैं एक बहुत बड़े बुद्धिजीवी डॉक्टर चंदन मित्रा और पायनियर के संपादक, बाद में बीजेपी में भी चले गए वो। हाँ, जिन्होंने मुझे कॉलम दिया था, उनसे जाकर मैं लड़ गया। विषय यह था कि सुबह जब मैं उठा तो उस समय मैं 7 अखबार मंगाता था। अच्छा। पूरे हर अखबार का फ्रंट पेज पर कि इमरजेंसी के 25 साल, भारत का काला पक्ष, ब्लैक डेज, डेमोक्रेटिक राइट्स का सस्पेंशन वगैरह वगैरह, एकदम अखबार भरे ही भरे थे। मुझे जैसे जैसे मैं पढ़ते गया मेरा गुस्सा बढ़ते गया, और मैं 9 बजे ही पायनियर फ़ोन करना शुरू किया तो लोग कोई फ़ोन नहीं उठा रहा था। फिर करीब 10:30 बजे रिसेप्शन पर किसी ने उठाया। मैंने कहा चंदन मित्रा से मिलना है। तो बोले आप कौन बोल रहे हैं? मैंने कहा मैं चंद्रनाम प्रसाद हूँ, आपके यहाँ कॉलम लिखता हूँ। तो उनको मालूम नहीं था, शायद कोई छोटे पत्थर होंगे। बोले आप 11 बजे फ़ोन करिए। 11 बजे फ़ोन किया तो बताया, तो उन्होंने कहा कि मिलना ज़रूरी है। मैंने कहा बहुत ज़रूरी। तो मैं 3 बजे का टाइम मिला तो मैं गया चंदन मित्रा के यहाँ, और मैंने कहा कि सर ये सारे लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ छापे, पायनियर क्यों इतना छापा है? आप तो बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, ऑक्सफोर्ड की पीएचडी किए हुए हैं आप। तो उन्होंने कहा कि क्यों, इसमें क्या गलत क्या है? तो मैंने कहा कि मैं आज जो आपके सामने बैठा हूँ कुर्सी पर, मेरे परिवार के, मेरे रिश्तेदार, ये सारे लोग इमरजेंसी के पहले के जो 5 साल थे इंदिरा गांधी शासन के, उसी के प्रोडक्ट हैं। फिर मैंने बताया किस तरह से मेरे ब्रदर दरोगा हो गए, और किस तरह से 3 साल बाद ही वो एसएचओ हो गए, स्टेशन ऑफिसर बोलते थे उस समय, और किस तरह से इंदिरा गांधी ने हर क्षेत्र में शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए आरक्षण पर विशेष बहस चलाई, नीतियाँ लागू की। और इमरजेंसी एक ऐसा समय था जब बहुत सारे दलित, मैंने अपनी आंखों से देखा, मूंछ रखने लगे थे। आज भी मूंछ रखने पे पिटाई लग जाती है। और हमारे दोस्त जो है कई बार स्कूल में मजाक में कहते थे, अरे भाई साइकिल थोड़ा इधर रखो, चंद्रभान प्रसाद को कहीं टच कर गई तो जेल में जाना पड़ेगा। तब मैंने कहा चंदन मित्रा साहब से कि पहली बार अंबेडकर के सपनों का इंडियन रिपब्लिक एक्शन में आया जब दलित से लोग डरने लगे कि दलित से कोई
प्रॉब्लम न हो जाए, कोई हम्म। झगड़ा न हो जाए। और उसी समय द्विज लोग या अपर कास्ट के लोग, उसमें बाकी लोग भी शामिल थे, कहने लगे दलित तो सरकारी दामाद हैं। इंदिरा गांधी अम्मा है। हाँ, और इंदिरा गांधी इनकी अम्मा है। तो मैंने कहा कि ये दलितों का ये पक्ष है। आप अगर ठीक से याद हो आपको डॉक्टर साहब, तो यह पूरा जयप्रकाश का नारायण का आंदोलन एक अपर कास्ट का आंदोलन था। तो उन्होंने कहा उसमें लालू थे, पासवान थे, मुलायम थे। तो हमने कहा कि ये लोग क्यों थे मुझे नहीं पता, लेकिन उस समय जो है ओबीसी के लोग भी दलितों को वाइट शर्ट पहनने से उनके मन में भी बेचैनी होती थी। और पासवान है तो पासवान और पासी तो ये लोग जबरदस्ती शेड्यूल कास्ट में घुसे हैं मौके का लाभ लेने के लिए। तो हमने कहा कि जिस दूसरी बात मेरे दिमाग में आई कि शाहजहांपुर जब मैं गया था दलित शिक्षा आंदोलन लेकर के, एक दलित मिले और वो रिवॉल्वर लटकाए थे। मैंने कहा ये कौन दलित है, रिवॉल्वर असली है या नकली? बोले असली है, लाइसेंसी है। मैंने कहा ये कौन है? पेट्रोल पंप इनका है। फिर बाद में जैसे मैं पढ़ने लगा तब पता चला इंदिरा गांधी ने पेट्रोलियम, एलपीजी गैस, पब्लिक सेक्टर यूनिट सारे में, हाँ, और किरासन डिपोज में स्ट्रिक्ट आरक्षण लागू किया था। सरकारी नौकरी में पूरा कोटा हो न पाए या न हो, लेकिन पेट्रोल पंप, डीजल पंप, एलपीजी और किरोसिन ऑयल में इंदिरा जी ने आरक्षण दिया शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को। तो सब लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाएं, मैं क्यों इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाऊं? तो उन्होंने कहा कि आप अपना जस्टिफिकेशन लिखिए। तो 2 पार्ट में लिखा, इमरजेंसी गोल्डन डेज कम अगेन। अकेला मैं था और मुझे इतना अपमानित होना पड़ा मेन स्ट्रीम मीडिया में कि बताओ, कांग्रेसियों की हिम्मत नहीं है इंदिरा गांधी का आज भी नहीं है। पता नहीं, कांग्रेसी बड़े डरपोक होते हैं। आज जिस इंदिरा गांधी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, अमेरिका से गेहूं ला करके गरीब लोगों की जान बचाई 15 साल 10 साल तक, अमेरिका से जरूरत पड़ी तो अमेरिका को आंख दिखाई, जैसा आप कह रहे हैं, तो सब लोग इंदिरा गांधी के खिलाफ हो जाएं, दलित कैसे हो सकते हैं? ये सवाल मैंने खड़ा किया। तो लोग क्या, ये वह दौर था जब मैं बीएसपी का सपोर्टर था। अच्छा चंद्रभान जी, एक बताइए, मुझे जहाँ तक याद आ रहा, मैं तो बच्चा था, उसी समय दलित पैंथर का इमरजेंस हुआ था। सवाल याद रखिएगा। एक दूसरा, इंदिरा गांधी जो अफर्मेटिव एक्शन ले रही थी, 1973 की चिट्ठी आपने मुझे दी थी, जो कोई मैंने राहुल गांधी को मंच पे दिया भी था कि पढ़िए, 1973 का चिट्ठी है इंदिरा जी का, वो सब चीफ मिनिस्टर्स को लिखी थी। अच्छा, ये जो इंदिरा जी जो अफर्मेटिव एक्शन ले रही थी, तो क्या कोई डिमांड था दलित समाज में कि हमको चाहिए? क्या कुछ आंदोलन मूवमेंट इस तरह था? तब मैं आऊँगा दलित पैंथर पे। मुझे नहीं लगता कोई डिमांड थी। ऐसा हो सकता है कि बाबू जगजीवन राम अंदर अंदर इसको पुश कर रहे होंगे। हाँ। क्योंकि इंदिरा जी को ये कैसे मालूम कि दलित पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी लेने लायक हो गए हैं, नंबर 1। नंबर 2, पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी और किरोसिन ऑयल डिपो के में आरक्षण के साथ साथ उन्होंने पूरे देश में हर जिले में 20-20, 25-25, 30-30, 40-40 दुकानें, पक्की दुकानें बनवा करके दलितों को अलॉट की बिजनेस करने के लिए। लैंड पट्टे पे भी दिया, लैंड पट्टे पर दिया। कोई दलित जो भूमिहीन था, वो जो ग्रेजिंग लैंड होती थी ग्राम सभा की, उसको निकाल के दिया। और इसीलिए मतलब उस समय मेरे अपने जो क्लासमेट्स थे अपर कास्ट के, कितनी गंदी गंदी बातें इंदिरा गांधी के बारे में कहते थे। पर बाद में थोड़ा मैं भी अंधभक्त हो गया था। अभी बोल रहे हैं। हाँ, अरे जब सभी लोग कांग्रेस के खिलाफ बोल रहे हैं, पर जब मैंने देखा कि मुझे अपने बड़े भाई की याद है, मैंने कहा 3 साल बाद ही एसओ कैसे हो गए थे। तो उन्होंने कहा कि बहुगुणा जी उस समय उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे। अरे बहुगुणा जैसा शानदार प्रो दलित आदमी, प्रो दलित नेता, तो मैं समझता हूँ इंदिरा गांधी के बाद
बहुगुणा का ही दलितों के घर पर फोटो लगनी चाहिए। हाँ, आप भी आप लगाइए, मैं भी लगाऊंगा। ठीक है। तो मेरे ब्रदर एक बात बताए, दो चीज़ें मैं बहुगुणा जी के बारे में बताऊंगा, और वो इंदिरा गांधी का ओवरऑल उस समय जो जलवा था। मैंने कहा कि 3 ही साल में कैसे आप थाने के इंचार्ज बन गए? तो उन्होंने कहा कि उसी समय इंदिरा जी ने एक शायद कहीं दलित एट्रोसिटी हुआ था गाजीपुर में, गाजीपुर शेरपुर में। में। हाँ। तो इंदिरा गांधी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर बहुगुणा साहब ने कहा कि हर 10 थानों पर या कुछ थानों पर थाने में एक शेड्यूल कास्ट रहना चाहिए। शेड्यूल कास्ट इंचार्ज होना चाहिए। अच्छा। 10% थानों पर शेड्यूल कास्ट इंचार्ज होना चाहिए, मेरे ब्रदर ने बताया मुझे। तो उस समय एक पोस्ट होती थी, तब डीजी नहीं होते थे, आईजी, एक आईजी 2 डीआईजी। तो आईजी साहब ने कहा बहुगुणा जी को 2-4 दिन बाद कि 10% तो शेड्यूल कास्ट के दरोगा ही नहीं है, तो इंचार्ज कैसे बनेंगे? तो इंचार्ज कहाँ से हम बना दें साहब, तो बहुत कम लोग हैं। तो उन्होंने कहा कि जो भी सब इंस्पेक्टर्स का चयन हो 30% शेड्यूल कास्ट के लोगों का होना चाहिए, जब तक इनका 20% का 21% का कोटा पूरा न हो जाए। और जो लोग बचे थे तो ये जो है इंचार्ज हो गए। बोल रहे थे मुझे कई बार शर्मिंदगी होती थी कि मेरे बैचमेट मेरे थाने में मेरे सबॉर्डिनेट होते थे अपर कास्ट के, और उसका रिजल्ट ये, उस समय मेरे ब्रदर बुलेट पर चलते थे पिस्तौल टांग करके। अभी पीछे बैठते थे कि नहीं? बहुत छोटा था मैं देखता था केवल, और 2 सिपाही बैठते थे बंदूक राइफल ले ले करके। तो उस समय शेड्यूल कास्ट का एक व्यक्ति 1973 में बुलेट चला रहा है, रिवॉल्वर लेके चल रहा है, और 2 सिपाही पीछे बैठे हैं। तो मैंने कहा इंदिरा गांधी के खिलाफ पूरी दुनिया हो जाए, मैं कैसे हो सकता हूँ? बहुत गंभीर सवाल। मतलब इंदिरा गांधी को लेकर जितना रिसर्च हुआ है, जितने मैंने देखे हैं किताबें, मेरे पास देखिए ना लाइब्रेरी में एक सेगमेंट मैंने इंदिरा जी पे बनाया। तो इतनी बड़ी लाइब्रेरी, हमें लगता है अम्बेडकर से कम्पीट कर रहे हैं आप। नहीं, मैं उनका बिगड़ा चला हूँ। अच्छा। तो इंदिरा जी पे जितनी किताबें हैं अमूमन सब ज़्यादातर नकारात्मक पक्ष में ही लिखी गई। और कोई भी ऐसी किताब, एक मानक स्टैंडर्ड बुक, हम लोग तो बातचीत कर रहे हैं ना, एक स्टैंडर्ड बुक इंदिरा गांधी पे आए, भले ही 150 पेज की हो, 200 पेज की हो, तो इस तरह की किताब मुझे दिखी नहीं अब तक। बहरहाल अभी कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है, अभी दिल्ली में जंतर मंतर पे है, और मैं इसलिए को रिलेट कर रहा हूँ कि कॉकरोच जनता पार्टी के जो फाउंडर हैं अभिजीत दीप के, वो जंतर मंतर बैठे हैं, और कई देश में कई जगह उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, और नीट को लेकर जो आप देख रहे हैं, लेकिन कोई लीडर अभी उनसे मिला नहीं है, अन टाइम दिया है। चलिए हम लोग मिलते हैं। हाँ, क्योंकि मैं इसलिए कर रहा हूँ डॉक्टर साहब कि आज ये जो कॉकरोच पार्टी के जो फॉलोअर्स हैं, एक मिडिल क्लास सेगमेंट के हैं, ये वही बच्चे हैं, लार्जली अर्बन मिडिल क्लास, जो बच्चे अन्ना हजारे के पीछे आंदोलन दौड़ में रहे थे। तो एक शेड्यूल का, ये बीजेपी आरएसएस वालों ने पूरी कोशिश किया कि ये कहा जाए कि ये शेड्यूल कास्ट है, ये दलित है, ये अम्बेडकर बात बनी नहीं, लेकिन बात बनी, यानी समाज चेंज हो रहा है। डॉक्टर, मैं ये इस चैनल पर कहना चाहूँगा, आप तो बड़े हिम्मती हैं, आप यंग भी हैं, हिम्मती भी हैं। ये दलित समाज के लोग, ये जो कॉकरोच पार्टी के लीडर को जो एक्सेप्टेंस मिल रहा है, उससे थोड़ा परेशान है। नहीं, उससे दलित समाज को ये समझना चाहिए कि हम सारे अपर कास्ट के लोगों को गाली दे करके, क्या कुत्ता कमीने और क्या है ये, इनको मारो जूते 4, दलितों ने अपनी नेक्स्ट पीढ़ी के भविष्य को ब्लॉक कर दिया है। मतलब अनवांटेड एनिमीज क्रिएट कर लिया है, अनवांटेड चारों तरफ एनिमीज क्रिएट किया है। यही 45 साल की उपलब्धि है। और अभी एक आपके दोस्त आए हुए हैं, बता रहे हैं कि दलित हैं वेस्टर्न यूपी के, कि अब धीरे धीरे हमारी स्थिति खराब होती जा रही है। तो इंदिरा गांधी
का हम डिफेंस नहीं दे पाए। मैं दो बहुत टॉप दलित लीडर्स को जानता हूँ, नाम लेना ठीक नहीं है, जो इंदिरा गांधी को मनुवादी समझते थे। देखिए साहू जी महाराज एक तो आपके बिहारी भाई थे, क्या नाम था, ऊपर नासवान नीचे पासवान, क्या है इस आसमान पासवान, आसमान पासवान मिक्स हो गए थे। और आप डलमऊ राज्य बना रहे थे। पासियों का, अरे पासियों पर एक अलग से वीडियो बननी चाहिए। आज ही मालूम है कि पासी, अच्छा आप बनाएंगे? हाँ ठीक है, तब उसी में हम बात बताएंगे। पासी और दुसाध एक जाति होती है बिहार की तरफ। हाँ, वो लोग पहले तो केवल दुसाध और पासी दोनों को रात में ज्यादा दिखाई पड़ता है। किसी की अच्छी, अच्छा इसमें बाद में बात करेंगे, पहले जो पॉइंट पे आ रहा हूँ, देखिए डॉक्टर अंबेडकर को आपने भी पढ़ा है, थोड़ा बहुत मैं पढ़ा हूँ। जो आप ज्यादा पढ़े हैं। इंदिरा जी के बारे में जो आप बात कर रहे हैं और अंबेडकर साहब के स्टेट सोशलिज्म का पूरा आइडिया पढ़िए, है ना, तो मोर और लेस उसी डायरेक्शन में कदम है ना वो। डायरेक्शन नहीं, अगर ईमानदारी से बात करनी हो, हाँ। तो दलितों में तो जो भी दलित पैदा हो गया वो अम्बेडकरवादी हो जाता है, बिना पढ़े हुए। हाँ, बाई बर्थ जिसे सर्टिफिकेट मिल जाती है तो वो तो जेन्युइन है, वो अम्बेडकरवादी भी हो जाता है। सही मायने में मैं पहला गैर दलित अम्बेडकरवादी इंदिरा गांधी को मानता हूँ, और दलितों में सबसे पहला बड़ा अम्बेडकरवादी बाबू जगजीवन राम को मानता हूँ। क्योंकि पूरे अम्बेडकरवाद को, आपकी इतनी किताबें हैं, यहाँ पंचायत हो जाए, आप बिहार से बिहार में भी इंटेलेक्चुअल होते हैं कुछ, वहाँ से बुलाइए। लखनऊ तो इंटेलेक्चुअल से भरा पड़ा है, डलमऊ है ना, कैपिटल है, और चंद्रभान जी हैं। वहाँ गोष्ठियाँ होती रहती हैं, वहाँ पर एक गोष्ठी स्थल है लखनऊ में, कौन सा भवन है या क्या है, कुछ इस तरह से। तो इंदिरा भवन में प्रोग्राम हो रहा है आज। अच्छा, चलिए, कुछ तो कांग्रेसियों में शर्म है कि इंदिरा भवन नाम रखा कहीं। तो खैर, ये जो अम्बेडकरवाद से 3 चीजें निकाल दीजिए, फ्रीशिप, स्कॉलरशिप, एजुकेशन, सरकारी नौकरियों से आरक्षण, फिर देखिए क्या बचता है। राज तो बचेगा, राजपाट तो रहेगा। चलिए बहरहाल हम अब कंक्लूडिंग रिमार्क की ओर बढ़ते हैं। तो बाबू जगजीवन राम जो नौकरियों के प्रति जितना संवेदनशील लीडर दुनिया में कोई हो सकता है, उनको भी तो लोग कह दिया दलित लोग चमचा थे, तो ये थे वो थे अम्बेडकर। हाँ, तो ये इस पर विचार होना चाहिए कि दलितों में ये कल्चर किसने पैदा की और क्यों पैदा की, कि जिसने भी दलितों की भलाई किया उसी को गाली दो, उसी को गाली दो। मैं अभी नेहरू जी का अपने हाल ऑफ फेम में लगाया हूँ। ये बताएं डॉक्टर साहब, बगैर पंडित जवाहरलाल नेहरू की मर्जी से बाबा साहब संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन हो सकते थे? उनकी मर्जी के बगैर सिर्फ उनको ईस्ट बंगाल से जो नॉमिनेशन हुआ कांचन असेंबली में, इसके बाद तो अंबेडकर और गांधी नेहरू को सेपरेट करना मुश्किल है। जो प्रियम्बल है, जिसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो नेहरू ने पेश किया, अंबेडकर ने लिखा। पर दलितों के दिमाग में ये बीमारी कहाँ से आई कि सब दुश्मन थे, सब नेहरू दुश्मन, इंदिरा दुश्मन, बाबू जगजीवन राम दुश्मन, यानी कोई ऐसी शक्ति रही है जिसने चुन चुन कर दलितों में ऐसा एक इंजेक्शन लगाया है कि जिसने भी दलितों की भलाई की है, उनके कीड़े अगर कहीं हों आसपास तो मर जाए शरीर के अंदर। हाँ, इस पर जांच भी होनी चाहिए। नहीं, जब मैं आ रहा था अभी मैंने कॉकरोच जनता पार्टी में बात की। हाँ, एक अर्बन मिडिल क्लास यूथ मूवमेंट, इसको ऐसे देख सकते हैं, है ना। लेकिन इंदिरा जी के ज़माने में दलित पैंथर महाराष्ट्र में बहुत एक्टिव हुआ था, और जहाँ तक मुझे याद है इंदिरा गांधी ने सारे यंग बॉयज़ को बुला के बात की थी। याद है आपको कुछ? बिल्कुल बिल्कुल। वो कम्युनिकेट कर रही थी, डिक्टेटर कैसे हो गई? वो तो यंग दलित एक्टिविस्ट से तो बुला के बात कर रही थी। और उसी समय मैं समझता हूँ कि 79 में
पहला वॉल्यूम बाबा साहब का हाँ, इंदिरा जी जब प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा जी के समय ये तैयार हुआ था योजना। 67 में नहीं, यशवंत राव 76 में हम्म 76 में एक कमेटी का गठन हुआ। महाराष्ट्र में कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। बहुत सारे लोगों को यह भ्रम है और कई लोग तो पहले मेरे ऊपर भौंकते थे जब मैं ये कहता था शरद पवार नहीं, एक यशवंत राव, मुझे नाम नहीं मालूम हाँ, था। यशवंत राव थे उस समय। 76 में कमेटी का गठन हुआ और जब पहला वॉल्यूम निकला तो शरद पवार उस समय मुख्यमंत्री थे और इन्होंने सिग्नेचर किया, हम शरद पवार के सदैव ऋणी रहेंगे, वी विल बी ऑलवेज इंडेटेड टू शरद पवार। लेकिन यह तो एक कांग्रेसी चीफ मिनिस्टर ने किया था। तो अगर जो वॉल्यूम से आपके यहाँ सब पढ़े हैं, अगर यह वॉल्यूम कांग्रेसी गवर्नमेंट ने छापना नहीं शुरू किया होता तो हम पढ़ते कहाँ से? तो हम पढ़ते क्या थे बाबा साहब के बारे में। और दलित पैंथर के लोगों को एंटी नेशनल कहना या कहीं कोई और कहीं से फंडिंग हो रही है ये वो, इन्होंने इंदिरा गांधी ने कहा आओ हमसे बात करो, तुम्हारी क्या जरूरत है, तुम्हारी क्या डिमांड्स हैं। और बहुत सारे लोग कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आना कोई बुरी बात थोड़ी थी। कांग्रेस के अपोजिट में जनसंघ था जो जिसका हिंदू राष्ट्र लाना ही एक लक्ष्य था। तो जो दलित इंदिरा गांधी को नहीं मानता है तो मैं मानता हूं कि वो अम्बेडकर बात को कभी समझा ही नहीं। कहते हैं कि अम्बेडकर साहब ने आरक्षण की व्यवस्था कर दी, हो गया और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। तो आरक्षण की व्यवस्था तो आज भी है संविधान में, फिर क्यों लोगों की नियुक्ति नहीं हो रही है? फाइनल वर्ड्स। आज अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्पेशल वो किया जाए, रिक्रूटमेंट किया जाए, लाखों लाख पद खाली हैं, पब्लिक सेक्टर में लाखों लाख पद खाली हैं, बैंकों में खाली हैं, लेकिन इसकी बात भी करना दलित समाज को मंजूर नहीं है। वो किसी नशे में है, राज सत्ता वाले में पता नहीं, वो अभी भी उसका भूत है लोगों में। तो आज इमरजेंसी के 50 साल हो गए तो मैं समझता हूँ कि इमरजेंसी और इंदिरा की एक बार दोबारा जरूरत है। चलिए, तो चंद्रभान जी का कंक्लूडिंग रिमार्क्स है कि इमरजेंसी और इंदिरा की एक बार दोबारा ज़रूरत है। और वाकई मतलब आप इंदिरा गांधी, अब तो जब उनकी हत्या की गई थी तो मैं बच्चा था, 10 साल का रहा हूँगा, 10-12 साल का रहा हूँगा। मुझे याद है कि क्या क्या हुआ था, कैसे टेलीविज़न पर लोग देख रहे थे। गांव में एक ही टेलीविज़न मुखिया के घर पे होता था, मुखिया जी के घर पे, और वहीं कई दिनों तक महिलाएं जाके अगरबत्ती जलाना और रोना और फूल माला चढ़ाना मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है। तो एक पार्ट के कई पार्ट होते हैं, एक टेक्स्ट के कई रीडिंग्स होते हैं। एक ही रीडिंग में मत जाइए, और हम इतिहास में जब पढ़ाते हैं तो सबसे पहला सवाल करना सीखिए। शुक्रिया, देखते रहिए चंद्रभान प्रसाद ऑफिशियल और अम्बेडकर नामा। शुक्रिया, जय भीम, जय भीम, जय भारत, जय इंदिरा गांधी, जय इंदिरा गांधी।